और अब खबरें विस्तार से। बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट। सदन में आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश। सीएम ने पेश की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में खुलासा, जीडीपी में 2021-2022 के मुकाबले कम इजाफा, वृद्धि दर में 1.2% की कमी। 2022-2023 में प्रदेश की जीडीपी में 6.4% की वृद्धि। 2021-22 में 7.6% की बढ़ोतरी हुई थी। प्रदेश की जीडीपी 1,34,576 करोड़ अनुमानित। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में हुई बढ़ोतरी। प्रति व्यक्ति आय 2,22,227 रुपए रहने का अनुमान है। शुक्रवार को सीएम सुक्खू पेश करेंगे हिमाचल प्रदेश का बजट। कोविड भी नहीं था और क्या कारण रह सकते हैं कि वृद्धि नहीं? पिछली सरकार का कुप्रबंधन इतना ज्यादा है कि उन्होंने जनता के पैसे को खुलकर लूटा है, बांटा है। इसलिए ये जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ का जो 1% कम आया है, इसका कारण मुख्य कारण है। पर हम इसको गुड गवर्नमेंट के लिए, गुड गवर्नेंस, अच्छे शासन के लिए, अच्छे प्रशासन की ओर बढ़ रहे हैं। और हम इस पर सीधे बातचीत करेंगे अपने संवाददाता रणवीर से। रणवीर, सरकार का ये पहला साल है और ये पहला बजट पेश करने जा रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, और उस पहले बजट के पेश करने से पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है उसमें थोड़ा सा जो है वो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक ऐसा कंसर्न है जिस पर वो थोड़ा खुद भी बहुत असहज नजर आ रहे हैं। 1% के आसपास ये कमी, जीडीपी में बढ़ोतरी है लेकिन फिर भी कमी। जी हाँ, देखिए, ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो ये बता रहा है, अगर हम पर कैपिटा इनकम को देखें, प्रति व्यक्ति आय को देखें, एक ये राहत का विषय है जिसमें बढ़ोतरी हुई है। जो राष्ट्रीय औसत है उससे ज्यादा जो औसत हिमाचल की है, 50,000 से ज्यादा की जो है प्रति व्यक्ति आय जो है राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। तो ऐसे में ये कहना उचित ही होगा कि हिमाचल में यूं कह सकते हैं कि पीपल आर रिच और स्टेट इज पुअर। मतलब कि जो व्यक्ति है हिमाचल के वो अमीर होते जा रहे हैं और राज्य जो है गरीब होता जा रहा है। लेकिन इनकी कारणों के पीछे अगर हम जाने तो 2021-22 की तुलना में 2022 में जो जीडीपी में हम तुलना करें तो 1.2% की गिरावट है। और बड़ी बात इसमें है 2021-22 में जो है वो कुछ भी नहीं था, कोई ऐसी कोई और आपदा भी नहीं थी कि जिसमें जो है कोई कमी रह सकती थी। लेकिन इसके कारण जो है मुख्यमंत्री ने तो ये गिनवाया है कि कुप्रबंधन था, और इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि इलेक्शन ईयर था। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जो तमाम सेक्टर होते हैं जो जीडीपी में सहायक होते हैं, तमाम सेक्टर जो है वो नीचे जाते जा रहे हैं। उनमें जो संकुचन देखने को मिल रहा है। लेकिन एक जो सेक्टर है, जो कृषि सेक्टर है, उसमें थोड़ी वृद्धि जरूर हुई है। तो कुल मिलाकर अभी जो आंकड़ा यहाँ पर सामने आया, जीडीपी में एक सुधार जो है होता है साल, उसका आकार जरूर बढ़ता है। प्रदेश की जीडीपी जो अनुमानित की गई है वो 1,34,576 करोड़ की जो है अनुमानित है। तो ये जो है इसका सीधा असर हमारी लोनिंग पर पड़ता है कि ऋण राज्य सरकार का जो है थोड़ा और ज्यादा इसमें लिया जा सकता है। जो FRBM एक्ट है उसमें भी संशोधन राज्य सरकार ने किया है, उसमें कर्ज लेने की सीमा जो है बढ़ाई है। कुल मिलाकर अगर हम इस आर्थिक सर्वेक्षण को देखें, जैसे हर वित्तीय वर्ष में हमने देखा है कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में 10% ज्यादा का इजाफा जो बजट में होता है। पिछला बजट अगर 51,000 करोड़ से ज्यादा का था तो इस हिसाब से 55,000 करोड़ के आसपास राज्य सरकार का बजट होना चाहिए। लेकिन कल देखना होगा कि मुख्यमंत्री जो बजट पेश करेंगे उसमें कितना बजट रखा जाएगा, क्या लोक लुभावन घोषणाएं होगी, उनमें बजट प्रावधान किस तरह का रहेगा। तो ये देखने वाली बात होगी। ये आर्थिक सर्वेक्षण ये बता रहा है, जो मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि ये जो हिमाचल की जो आर्थिक स्थिति है इसको ठीक करने में
बहुत समय लगेगा, कम से कम 4 वर्ष लगेंगे, ऐसा जो है मुख्यमंत्री कहते आ रहे हैं। तो इस आर्थिक सर्वेक्षण का पूरा जो है यहाँ पर असर हमें कल बजट में देखने को मिलेगा। और देखिए जो पिछले कल जो सप्लीमेंट्री बजट जो पारित हुआ है उसमें जो है करीब 11,000 माफ कीजिएगा 13 से करीब 14,000 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट था। तो इसका सीधा मतलब है कि जो बजट आपने रखा था बीते वर्ष में, पर आपका खर्चा इतना ज्यादा हो गया, आपको जो है अनुपूरक बजट जो है पारित करना पड़ा। उसमें स्टेट की योजनाएं ज्यादा है और केंद्र की योजनाएं कम है। तो इसका पूरा असर हम इस बार भी देखेंगे। और ये भी जो है इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब ये बजट पारित होगा उसके जो वित्तीय वर्ष आएगा उसके बजट से पहले फिर जो है हमें सप्लीमेंट्री बजट की तरफ जाना पड़ेगा। और इस बार भी ये आर्थिक सर्वेक्षण ये बता रहा है कि ज्यादा निर्भरता जो है इस साल हमें जो है हिमाचल को ऋण पर ज्यादा निर्भरता रहेगी। और केंद्र की तरफ से अगर कोई बड़ी मदद होती है तो थोड़ा फायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जी बहुत शुक्रिया आपका रणवीर, बहुत ही विस्तार से ये बताने के लिए। अब जाहिर है कि विपक्ष को कहीं न कहीं एक मुद्दा तो मिल गया है कि वो अब इस बहाने से सरकार पर थोड़ी और हमलावर होगी। अभी तो एक डीनोटिफिकेशन वाला मुद्दा ही था, लेकिन ये भी देखना होगा कि कल सुखविंदर सिंह सुक्खू जब बजट पेश करेंगे तब वो और क्या कुछ इसमें कहते हैं और उनका बजट कैसा होगा, जो कि काफी नजरें उस पर रहेंगी। पहला बजट है, पहली बार वो सीएम बने हैं, पहली बार वो बजट पेश करने जा रहे हैं और काफी आकांक्षाओं और उम्मीदों के बीच ये बजट उनका होने जा रहा है। तो किस तरह से वो वृद्धि दर में भली 1.2% की कमी है, लेकिन जो जीडीपी बड़ी है जीडीपी, लेकिन उसकी वृद्धि दर में कमी आई है। तो अब बजट पर यानी अगले दिन जो है पूरा ध्यान रहेगा और सबकी नजरें भी रहेंगी। शुक्रवार को सुक्खू सरकार हिमाचल के लिए पिटारा खोलने वाली है। सीएम सुक्खू शुक्रवार को सुबह 11 बजे सदन में पहली बार बजट पेश करेंगे। शुक्रवार को पेश होने वाले बजट को लेकर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सभी हिमाचल वासियों का ख्याल रखे जाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि आने वाला बजट गांव के लोगों, गरीबों, किसानों और हिमाचल के हित में होगा। और आइए आप ये तस्वीर देखिए जिसमें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार को पेश होने वाले बजट को अंतिम रूप देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल जो इसका कहते हैं फाइनल शेप, द बजट जो है वो फाइनल शेप ले रहा है और उसको अंतिम रूप देते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, जैसा आपने आपको पहले बताया कि ये बतौर सीएम भी और उनका ये पहला बजट होगा जो इस नई सरकार में सरकार के पहले बजट सत्र में पेश करेंगे। हिमाचल विधानसभा में जल उपकर यानी वाटर सेस जल उपकर विधेयक पास हो गया, जिसके बाद डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि वाटर सेस किस तरह से लगेगा, इसकी रूपरेखा तैयार है। सदन में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि वाटर सेस लगने से हिमाचल प्रदेश को 4,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी होगी। वाटर सेस का मकसद उन बड़ी कंपनियों से पैसा लेना है जो प्रदेश के संसाधनों का इस्तेमाल कर रही हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि पड़ोसी राज्य पहले ही ये सेस लगा चुके हैं, हिमाचल पहले ही इसमें देरी कर चुका है। वहीं सीएम सुक्खू ने कहा कि वाटर सेस पर हिमाचल की जनता पर बोझ नहीं पड़ेगा और हिमाचली युवा जिनके 5 मेगावाट तक के पावर प्रोजेक्ट हैं उनको जरूर छूट मिलेगी। हिमाचल में जो 5 नदियां बहती हैं वो उसमें सोना बह रहा है। 172 परियोजनाएं बन गई, 11,000 मेगावाट बिजली का दोहन हो गया, लेकिन कोई भी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखा पाया। हमने दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हुए कानून तैयार किया, पड़ोसी राज्यों की स्टडी की और उसके बाद 100 दिन के अंदर अंदर हम ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा से पारित करवाने में कामयाब हुए हैं। और इसमें
जो आने वाले समय में ये सभी, आज जैसे ये पारित हो गया, अब आज से आगे सभी 172 प्रोजेक्ट्स पर ये जो है लागू होगा। और उसके अतिरिक्त जो ये चर्चाएं कर रहे हैं, हमने एक तो बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि हम वी आर ओपन टू डायलॉग, हम चर्चा के लिए, हमारे दरवाजे खुले हैं। आप कानून तो पारित करो, ये कानून हम किसी भी ढंग से हिमाचल प्रदेश के लोगों पे भार डालने के लिए नहीं लेके आए हैं। उस बात का हम पूरी तरह ख्याल रख रहे हैं। और दूसरा जो इन्होंने कहा कि जो छोटे पावर प्रोजेक्ट्स हैं उन पे जो है इसका लोड ना पड़े, तो वी आर ओपन टू ऑल सजेशंस एंड डिस्कशंस। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज वो दिन आ गया जबकि हिमाचल प्रदेश में बहने वाले पानी पे सेस लग गया, और पानी स्टेट सब्जेक्ट है, पानी हमारा है, पानी का दोहन करने वालों पे सेस लगना चाहिए। वो और जो अंदर चर्चाएं हो रही थी वो पावर प्रोजेक्ट्स की बातें हो रही थी, पावर की बातें हो रही थी। पावर जो है वो सेंट्रल सब्जेक्ट है, पानी जो है राज्य का अधिकार क्षेत्र है। हमारे पास विभाग है, हमने विभाग की तरफ से प्रस्ताव किया। हम आभारी हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के, हम आभारी हैं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के, और हम आभारी हैं प्रदेश के विपक्ष के भी, जिन्होंने सर्वसम्मति से जो है इसको पारित करने में सहयोग किया है। देखिए, आर्थिक बदहाली के दौर से ये प्रदेश गुजर रहा है। उप मुख्यमंत्री महोदय और हमने बड़ी मेहनत से इस बिल को बनाया है। भारतीय जनता पार्टी तो कभी राजस्व बढ़ाने की बात सोच नहीं सकती थी। उन्होंने जनता के धन को, आप लोगों के धन को ऐसे बांटा है कि हिमाचल की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। हम दिन रात प्रयास कर रहे हैं। अगर हम बिल लाने की हमारा मकसद क्या है, इच्छा क्या है, रात को 2 बजे उप मुख्यमंत्री बिल को साइन करते, हम अगले दिन पहले दिन ही विधानसभा में लाते, क्या इच्छा है कि हमारे पास जो बहता सोना है, जो पानी के रूप में बह रहा है, उसमें किसी ना किसी प्रकार से हमारे राज्य का राजस्व बढ़े। इस दृष्टिकोण से ये बिल लाया और हमने प्रयास किया, और आज सबकी सहमति से, विपक्ष के नेताओं का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, और जयराम ठाकुर जी सबकी सहमति से हमने इस बिल को पास किया। वाटर सेस को लेकर बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस बातचीत में रणधीर शर्मा ने कहा कि सरकार की तरफ से उनकी चिंताओं पर भरोसा दिए जाने के बाद उन्होंने इस विधेयक को सपोर्ट किया। वाटर सेस को लेकर आज विधेयक पास किया गया और विपक्ष की तरफ से कुछ अमेंडमेंट इसमें लाई गई थी। रणधीर शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। कुछ अमेंडमेंट की आपने बात कही थी, क्या आपकी चिंता थी वाटर सेस को लेकर? देखिए, वाटर सेस को लेकर तो हमारी चिंता यही थी कि एक तो उसके कारण हिमाचल प्रदेश की जनता पर बोझ ना पड़े, और दूसरा हिमाचल प्रदेश की इंडस्ट्रीज पलायन ना करें, उनको महंगी बिजली उपलब्ध ना हो, और तीसरा जो हिमाचल प्रदेश के लोकल इन्वेस्टर हैं जिन्होंने छोटे छोटे पावर प्रोजेक्ट लगाए हैं 2 मेगावाट 5 मेगावाट, उनसे ये सेस ना लिया जाए, क्योंकि उनको पहले ही इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि ना तो वो लोकल इन्वेस्टर पर जो है सेस लगाएंगे और ना हिमाचल की जनता पर बोझ पड़ने देंगे, इसलिए हमने इस बिल को सपोर्ट किया है। और वाटर सेस पर आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई के वार पर डिप्टी सीएम ने पलटवार किया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि पड़ोसी राज्यों से इस सेस का कोई सरोकार नहीं है और आम आदमी पार्टी बेवजह इसे चर्चा में लाने की कोशिश न करे। ये हिमाचल प्रदेश के अंदर लगने वाले प्रोजेक्ट्स का मसला है। 172 वो प्रोजेक्ट हैं जो अंदर है, 11,000 मेगावाट है। वो तो किस वजह से बोल रहे हैं मुझे नहीं मालूम। ये तो बिल्कुल हमारी सरहदों के बीच में बहने वाले पानी का मसला है, और उस पर जो प्रोजेक्ट्स बने हैं उन पे जो बिजली दोहन हो रही है उसका मसला है। इसलिए पड़ोसी राज्यों से इसका कोई सरोकार नहीं है, और इसको खामखा अगर कोई चर्चा में लाने की कोशिश कर रहा है तो मैं सोचता हूँ बेबुनियाद है। और लेकिन हिमाचल प्रदेश के आय के स्रोतों में संशोधन अपना
बढ़ावा करने के लिए सभी विभागों को देखना पड़ेगा, क्योंकि 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, 11,000 करोड़ रुपए कर्मचारियों की देनदारी है और खजाने की हालत किसी से छुपी नहीं है। तो इसलिए आय के संसाधन तो आपको पैदा करने ही पड़ेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर अपना हिमाचल। हिमाचल विधानसभा में आज बीजेपी और कांग्रेस के विधायक भिड़ते भिड़ते बचे। कुछ पल के लिए माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था। विपक्ष के विधायक सदन में सीएम के कमरे के बाहर चेन और ताले लेकर नारेबाजी कर रहे थे, जिस पर उनके विरोध में कांग्रेस के विधायक नारेबाजी करने लगे और दोनों तरफ के विधायक आमने सामने आ गए। यह रिपोर्ट देखिए। डी नोटिफिकेशन पर विधानसभा में बड़ा बवाल। भिड़ते भिड़ते बचे कांग्रेस और बीजेपी के विधायक। सदन में हंगामे के बाद विपक्ष ने किया वॉकआउट। ये गुरुवार को विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के ठीक पहले का नजारा है। डी नोटिफिकेशन के विरोध में बीजेपी विधायक चेन और ताले के साथ नारेबाजी करते हुए विधानसभा में सीएम कक्ष के बाहर पहुंचे और वहीं बैठकर नारेबाजी करने लगे। मगर सरकार के खिलाफ विपक्ष का ये विरोध कांग्रेस के विधायकों को रास नहीं आया, जिस पर सत्ता पक्ष के विधायक बीजेपी विधायकों के सामने आकर उनके खिलाफ जोर जोर से नारेबाजी करने लगे। विधानसभा में अनोखा नजारा, एक तरफ कांग्रेस के विधायक और दूसरी तरफ भाजपा के विधायक, और आप देख सकते हैं जिस प्रकार से नारेबाजी हो रही है। शायद ही आज से पहले ऐसा नजारा यहां पर देखने को मिला होगा। विधानसभा में पहली बार दोनों विधायक, दोनों पक्षों के विधायक आमने सामने हो गए हैं। एक तरफ भाजपा के विधायक, एक तरफ कांग्रेस के विधायक, और दोनों तरफ के विधायक इकट्ठे हो गए हैं। डी नोटिफिकेशन के खिलाफ ये जो नारेबाजी है ये शुरू हो रही है। पहले भाजपा के लगातार हंगामे का दौर जारी यहां पर है और दोनों पक्ष के विधायक यहां पर इकट्ठे हो गए हैं। दोनों तरफ से हो रही नारेबाजी से माहौल तनावपूर्ण हो गया, मगर ये तो अच्छा हुआ कि सीएम सुक्खू बाहर निकले और उन्होंने कांग्रेस विधायकों को समझाते मनाते हुए शांत कराया और फिर सबको साथ लेकर सदन के अंदर चले गए। कांग्रेस के विधायकों की ओर से नारेबाजी करने का कोई मतलब नहीं बनता। हम प्रदर्शन कर रहे हैं, विपक्ष का यह हक है, अधिकार है, इसको कोई छीन नहीं सकता है। अगर वो चाहेंगे कि गुंडागर्दी करके हमको धमकी दे करके हमारे इस प्रदर्शन को रोकना चाहेंगे, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, किसी सूरत नहीं हो सकता है। सदन के अंदर भी विपक्ष के विधायक नारेबाजी करने लगे। वो हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी कर रहे थे, जिस पर लिखा था लॉक प्रिय यानी ताला प्रिय सरकार। सदन के अंदर भी कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी विधायकों को इसी अंदाज में नारेबाजी करते हुए जवाब दिया, जिस पर बीजेपी विधायक वॉकआउट करते हुए सदन से बाहर निकल आए। एक नया रास्ता निकाला था और उस तरह से हम बात करना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री जी हमारी बात को सुने, लेकिन जिस तरह से गुंडागर्दी की और उस गुंडागर्दी के कारण हम मुख्यमंत्री से वहां पर नहीं मिल पाए। और मैंने हाउस के अंदर भी प्रश्नकाल जैसे आरंभ हुआ तो उस वक्त भी अभी मैंने अपनी बात हाउस के अंदर कही है कि अगर यही परिस्थिति रहेगी तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश है, यहाँ गुंडागर्दी लोग बर्दाश्त नहीं करते। बीजेपी ने सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया तो सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सदन में बीजेपी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया, जिसमें विपक्ष के आचरण को सदन की गरिमा के खिलाफ बताया गया। राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 शिमला। और बीजेपी के ताला वाले प्रदर्शन पर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने नाराजगी जाहिर की है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस सदन की उच्च परंपराएं हैं और ये कोई नाटक करने का स्टेज नहीं है। बजट सत्र का तीसरा दिन आज भी जो है हंगामेदार रहा। आज सत्ता पक्ष की तरफ से एक निंदा प्रस्ताव लाया गया। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान है। सर, हमने देखा सदन में आप
काफी कुछ आपने कह दिया था, लेकिन फिर भी आपको निंदा प्रस्ताव लाने की क्या जरूरत पड़ी? नहीं, देखो, आज जो घटना सदन में हुई और इस विधानसभा के परिसर में हुई है वो दुखदायक है। राजनीति में, पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी में कुछ परंपराएं हैं, वो उसको हमको निभाना चाहिए और ये हिमाचल विधानसभा की बड़ी उच्च परंपराएं रही हैं। मगर अगर हम उसको गिरावट करेंगे और वैसी ऐसी हरकतें करेंगे, और विशेष करके जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, तो वो शोभा नहीं देती। आज कल नियम 67 के तहत जो हिमाचल में पूर्व भाजपा सरकार द्वारा संस्थाएं खोली गई, तो उसमें विस्तृत रूप से चर्चा पूरे दिन विधानसभा में हुई। और मुख्यमंत्री जी की दरिया दिली है, बड़ा दिल है, इन्होंने इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो मैटर सब जुडिस है, उसके बावजूद भी चर्चा करने के लिए स्पीकर से निवेदन कर विस्तृत रूप से चर्चा हुई, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष से सभी विधायकों ने अपनी बात रखी है। अब मुख्यमंत्री की पूरी बात ना सुन करके वॉकआउट करके बाहर चले गए, केवल और केवल सिर्फ सुर्खियों में, मीडिया की सुर्खियों और अखबारों की सुर्खियों में बने रहने के लिए चले गए। आज कल जब इनको ये लगा कि इनकी सदन के अंदर किरकिरी हुई है और हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने इनका ऐसा मैसेज गया है कि वो एक तो ये तैयार होकर के नहीं आए थे, तथ्यों के आधार पर नहीं कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि गुंडागर्दी की कांग्रेस के विधायकों ने। नहीं, देखो, ये तो बहुत गलत है। जो आप भी तो मीडिया की कवरेज कर रहे थे, किसने गुंडागर्दी की? आप सब मुख्यमंत्री के दरवाजे के आगे बैठकर रास्ता बंद करके नारे मारते और विधानसभा परिसर में। और मनाली के ऊपरी क्षेत्र में मौसम ने करवट ले ली है और यहां अब हल्की बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। रोहतांग पास, अटल टनल और इसके आसपास के क्षेत्रों में हो रही हल्की बर्फबारी से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है। यहां करीब 300 वाहन टनल के पास फंस गए थे, जिन्हें पुलिस के जवानों ने सुरक्षित निकाल दिया। बर्फबारी को देखते हुए फिलहाल प्रशासन ने पर्यटकों से ऊंचाई वाले स्थानों पर नहीं जाने की अपील की है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।